जिसका मुझे था इंतजार। जी हाँ, सही सुना आपने। इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है, क्योंकि जैक ने जारी कर दिया एग्जाम का रूटीन, साथ ही साथ मॉडल प्रश्न पत्र, और हम लेकर आए हैं उनका सॉल्यूशन। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सारे वीडियो आपको सही समय पर मिलता रहे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग गणित के विषय को आज समझने का प्रयास कर रहे हैं, और ये देखिए इसमें समय मिलेंगे आपको 1 घंटा 30 मिनट, और फुल पूर्णांक जो है ये आपका फुल मार्क्स जो होते हैं वो है 40, ठीक है। और इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसको समझ लेते हैं। पहले देखिए कुल 40 प्रश्न हैं, ठीक है। यानी ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो है इसमें टोटल 40 प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। इसमें जितने सारे प्रश्न हैं सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, अर्थात 40 प्रश्न है और प्रत्येक के लिए 1-1 अंक निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। कहते हैं प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, बट उसमें से एक ही सही है जिसका चयन करना है आपको। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, अर्थात यानी नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान इसमें नहीं है। चलिए देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन आ जाता है, देखिए 1 नंबर में कहता है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 140 का यदि अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो क्या मिलेंगे, इसमें से 4 ऑप्शन में कौन सा सही है। चलिए हम लोग 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे 2 से चलाते हैं, 2 7 14 1 0 यानी 70 बार में। फिर 2 से चलाते हैं तो ये 35 बार में चलेगा, और फिर आ जाएगा आपका 5 से चलाइएगा तो 5 7 35, यानी 2 2 5 7। तो 2 2 5 7 वाला ऑप्शन सही है, यानी ये वाला सी ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन आता है, एक धनात्मक संख्या 6 + 5 के रूप का है तो यह संख्या निम्न में से क्या है। 6 + 5, आप देख सकते हैं ये जो 5 है एक विषम संख्या को दर्शा रही है, इसलिए ये जो है बी ऑप्शन सही है। अगला है 5 + 2√3 किस प्रकार की ये संख्या है। 5 + 2√3, जो कि देखिए √3 एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए ये जो पूरा बना यानी 5 + 2√3 भी कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी सी ऑप्शन सही है। 2 धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू तथा आर विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ए और बी ये तो दिया हुआ है, और अद्वितीय संख्या क्या क्या है इसके लिए, ए और बी के लिए क्यू और आर। तो इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बात जो आ रही है, तो उसमें सूत्र था a = bq + r, यही तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो था a = bq + r, यानी बी ऑप्शन सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 दिया गया है। 3 और -2 क्या है, 3 क्या है, ये शून्यकों का योग है 3, और गुणनफल कितना है, -2 है। तो द्विघात बहुपद इनमें से कौन सा होगा, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम लोग चलिए यानी ये दिया है अल्फा + बीटा, ये अल्फा + बीटा है, और ये है अल्फा × बीटा। तो चलिए देखिए एक सूत्र होता था अल्फा + बीटा = होता था -b/a, और ऐसा करने से क्या आएगा आपको, देखिए यानी 3 आ रहा है, अर्थात इसको करेंगे हम लोग 3, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। नेक्स्ट आ जा रहा है अल्फा × बीटा, अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a, और c/a का जो वैल्यू हो रहा है देखिए -2 दिया है, तो इसके नीचे भी हम लोग 1 मान सकते हैं। यहाँ ये दोनों से कंपेयर करेंगे, देखिए ये 1 हो गया, इधर वाला 2 हो गया, तो आप ये दोनों से कंपेयर करिएगा तो a का मान यहाँ से आपको मिल जा रहा है 1, साथ ही साथ ये b का जो मान आप देखेंगे तो b का मान आपको दिख जाएगा कितना, -3, चूँकि -b = 3 है, इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा, -3, और c का जो मान आप देख रहे हैं यहाँ पर c बराबर क्या हो रहा है, -2, c बराबर -2। तो द्विघात बहुपद होता था px = ax² + bx + c, यही होता था। तो ये यदि आप यहाँ पर मान बैठाएंगे तो क्या हो गया, x² और b का वैल्यू आप देख रहे हैं कितना है, -3, तो -3x और प्लस c का वैल्यू कितना हो रहा है, -2, यानी x² - 3x - 2। तो ये वाला ऑप्शन सही, यही आंसर होगा इसका। तो ऐसा कहाँ है, देखिए ये सी नंबर ऑप्शन है, x² - 3x और -2, यानी सी नंबर ऑप्शन सही है। अब कहता है 6ठा नंबर जो प्रश्न है इसमें कहता है किसी बहुपद px के लिए ग्राफ जो है आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो गई। अब देखिए ये px का जो ग्राफ दिया गया है ये x अक्ष को कितना बार काट रही है, इस बात को देखिएगा। ये एक बार उठ रहा तो यहाँ 1 पॉइंट पर, दूसरा ये वाला पॉइंट है, तीसरा ये, यानी शून्यकों की संख्या कितनी है, 3। तो 3 कहाँ है, ये डी नंबर ऑप्शन सही है। 4u² + 8u का शून्यक होगा। देखिए 4u² + 8u का शून्यक, अब चलिए इसका तो गुणनखंड कर दिया जाए। 4u² +
4u² प्लस 8u, ये दोनों से आप कॉमन करिएगा तो देखिए 4u कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा u प्लस 2, ठीक है। और जब इसको शून्य निकालना होता था तो हम लोग करते थे 4u = 0 और एक बार करते थे u + 2 = 0, देन u = मान यहाँ पर 0 आ जाएगा और u बराबर क्या हो गया -2। तो u का मान 0 और -2 यानी दोनों हो रहा है, यानी यही दो शून्य होगा 0 और -2, अर्थात देखिए ये 0 है और -2 है, मैंने ए नंबर का ऑप्शन भी सही है और सी नंबर का ऑप्शन सही है, ये अर्थात ये वाला ऑप्शन सही होगा हम लोग का डी नंबर, क्योंकि इसमें कहता है ए तथा सी दोनों, ये वाला सही होगा। रैखिक समीकरण युग में a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 में यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2 हो तो निम्न में से सही कथन को चुनिए। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऐसे जब तीनों बराबर होता था, तीनों अनुपात, तो इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होता था, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। देखिए 9th नंबर क्वेश्चन आता है 6x - 2y और +9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी? संपाती, समांतर, प्रतिच्छेदी या लंबवत। तो सबसे पहले इसमें हम लोग a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का अनुपात निकालते हैं, यानी क्या हो जाएगा, इसमें a1 के रूप में देखिए 6 है तो 6 बटा इधर का a2 के रूप में कितना है 3, 6/3 करेंगे, ये किसका मान हुआ a1/a2 का, ठीक है। तो इसको यदि कटा दीजिएगा 3 × 3 3 दूनी 6, यानी कितना हो जाता है 2/1, ठीक है। अब करते हैं हम लोग b1/b2, तो b1/b2 यानी b1/b2 करिएगा तो b1/b2 अर्थात इसका कितना है -2 और बटे b2 का मान जो देख रहे हैं कितना हो जाएगा यहाँ पर -1, तो ये माइनस कट गया तो ये भी आया 2/1। अब करते हैं c1/c2, तो यहाँ देखिएगा c1/c2 करते हैं तो कितना मान मिलेगा आपको 9/12 मिलता है, तो 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, ये हो गया आपका 3/4। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर से क्या हो रहा है कि a1/a2 बराबर है b1/b2। देखिए ये दोनों अब सही बराबर है, परंतु ये जो है बराबर नहीं है c1/c2, है ना। इसलिए यदि ऐसा कंडीशन आ जाए तो रेखाएं कैसी होती है? समांतर होती है, यानी इसका कोई हल भी नहीं होता है, तो ये समांतर होती है, यानी बी ऑप्शन सही है। समीकरण युग में x + y और बराबर दिया है 6 और x - y बराबर दिया है 2, इसका हल कौन सा है? ये देखिए आपके पास 4 हल दिए गए, इसमें से कौन सा हल इसके लिए? तो एक सिंपल तरीका है, ऐसे तो प्रतिस्थापन विधि अपना करके आप इसको बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जनरल फार्मूला, ये जो हल सब जो दिया गया ना, यही मान यहाँ पर आप बैठा करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे 4 और 3 आप यहाँ बैठाइएगा, 4 जोड़ y का x का मान 4 हो गया, तो 4 और जोड़ y का मान कितना है 3, तो 4 और 3 कितना हो जाए 7, लेकिन होना चाहिए 6, यानी ये ऑप्शन गलत है, यह नहीं होगा। इसमें आ जाइएगा तो देखिए यहाँ पर y x का मान 5 है तो 5 और जोड़ 1 करिएगा, क्योंकि यहाँ x + y है तो x का मान कितना हो रहा है 5, 5 + y का मान 1 बैठेगा तो 5 और 1 6, इस कंडीशन को तो पूरा करता है, लेकिन इसको भी पूरा करना चाहिए। आइए देखते हैं, 5 घटा 1 करिएगा तो 5 में 1 घटेगा तो कितना होगा 4 हो जाएगा, लेकिन जबकि यहाँ दिया है 2, यानी यह भी कंडीशन गलत है, यह भी नहीं सही नहीं है। इसमें आते हैं सी नंबर में, इसको देखते हैं। देखिए 2 यहाँ पर बैठेगा, 2 जोड़ 4, 2 4 6, एक तो पूरा करते, इसको भी पूरा करना चाहिए। देखिए 2 घटा 4 कितना होगा -2, जो कि यहाँ पर +2 दिया है, यानी ये भी ऑप्शन सही नहीं है। निश्चित रूप से यह सही तो होगा ही। तो देखिए ये हो जाएगा कितना, x का मान बैठेगा 4 + y का मान 2, तो 4 × 2 = 6 हो जाता है, और इधर से जाइएगा तो 4 घटा 2 यानी 2 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन सही हो गया। ओके, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? इसमें जो यहाँ 4 दिए गए हैं समीकरण, इसमें द्विघात समीकरण कौन सा है? यदि बच्चों यहाँ पर देखिए गुना करिएगा ना तो x² इस पार मिलेगा आपको, और इधर भी x² है, तो चूँकि ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिएगा तो यहाँ पर x + 1 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे इसको, तो ये x² का इधर का और इधर का भी x² कट जाएगा, तो ये भी दोनों नहीं है। इसमें आते हैं, देखिए चूँकि x + 1 का विस्तार करिएगा तो इसमें x² आपको मिलेगा, परंतु इसमें जो है इस साइड में x² नहीं है, यानी एक ही x² जो मिल रहा है जो कि यही साइड रहेगा, यानी ये ऑप्शन सही है। और इसमें जाइएगा देखिए कि x² है इधर, और बराबर इधर जब विस्तार करिएगा इसका x - 2 को a - b का होल स्क्वायर के रूप में तोड़िएगा तो इधर में भी x² मिलेगा, तो ये x² कट जाएगा, यानी तीनों में से कोई भी सही नहीं है, कोई भी द्विघात समीकरण नहीं है, सिर्फ कौन सा सही है? सी नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं 12वां नंबर प्रश्न में।
द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। तो ये मूल के प्रकृति ज्ञात करने के लिए एक सूत्र था बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आपको निकालना था। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए यहाँ पर b का वैल्यू कितना हो रहा है 1, तो यहाँ करिएगा 1 का स्क्वायर और माइनस करिएगा अब 4ac, तो 4 इंटू a का वैल्यू भी यहाँ पर 1 हो रहा है और c का वैल्यू कितना हो रहा है -1। इसका मान देखिए कितना होता है 1 का स्क्वायर 1 और ये देखिए माइनस माइनस प्लस यानी 4, तो 4 कितना हो गया 5। तो 5 जो है चूँकि ये क्या है 0 से बड़ा है, यदि d का मान 0 से बड़ा हो जाए तो समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, यानी वास्तविक तो होंगे यानी भिन्न होंगे, भिन्न माने अलग अलग अर्थात असमान, वास्तविक और असमान, ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर में देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल कब होगा, अभी अभी डिस्कस हुई इस बात पर कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा हो, यानी सी ऑप्शन सही है। देखिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0 का विविक्त कर क्या होगा, फिर से वही डी निकालने वाली बात हो गई, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी विविक्त कर। तो देखिए बी स्क्वायर करिए यानी क्या हो गया -1, तो -1 का स्क्वायर करिए और -4 इंटू ए का वैल्यू आप देख रहे हैं इसमें, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और गुना 1 है और 1 होता है और गुना सी का मान कितना हो रहा है 3 हो रहा है। देखिए -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 4 गुना 3 4 तिया 12 हो जाता है, -12, 1 में 12 घटने से कितना हो जाएगा -11। ये जो -11 हो गया यहाँ से देख सकते हैं हम लोग डी का मान कितना आ गया -11, तो यानी डी का मान जो है -11, यहाँ यही ऑप्शन सही होगी। प्रथम पद ए और सार्वंतर डी वाले एपी का एनवा पद निम्न में से कौन है, यानी सूत्र पूछ दिया है एनवा पद का ए एन बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये डी ऑप्शन सही है। 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा, देखिए 10 7 4 का, तो आप देख सकते हैं यहाँ से a का मान जो है ए का मान माने प्रथम पद जो है वो कितना हो गया 10 हो गया पर पहला पद, और सार्वंतर यानी डी बराबर a2 माइनस a1 यानी 7 में 10 घटाइएगा, 7 घटा 10 बराबर कितना हो जाएगा -3, डी का मान हो गया। और आपको 30वां पद पूछा है यानी a30, तो a30 बराबर क्या होगा a प्लस 29 डी होगा ना, तो यानी a का मान जो आप देख पा रहे हैं वो कितना हो गया 10 हो गया और प्लस 29 और गुना डी का मान कितना हो रहा है -3। तो यहाँ से वैल्यू हो गया इसका कितना 10 और 3 9 27, 3 दूनी 6 2 8 यानी 10 में 87 घटने से कितना हो गया -77, तो -77 वाला ऑप्शन सही होगा। तो -77 देखिए 16 नंबर का सी नंबर ऑप्शन सही है। ओके, अब यहाँ देखिए एक सवाल है AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा, इसका जो है कौन सा पद 78 होगा जी। तो हम लोग इसको निकालते हैं, देखिए सत्रह नंबर जो सवाल है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। तो मान लेते हैं इसका जो एनवा पद है 78, माना कि ए एन बराबर क्या है 78, तो एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और ये बराबर कितना होना चाहिए 78 होना चाहिए। क्योंकि a का मान आप देख सकते हैं यहाँ पर a का मान कितना है 3 है और n तो पता नहीं, यही तो निकालना है 1 और d का मान यानी यहाँ से यहाँ कितना बढ़ता जा रहा है 8 से 13 13 से 18 यानी d का मान कितना हो रहा है 5 5 बढ़ रहा है, तो ये हो गया 5 बराबर क्या हो गया 78। तो यहाँ से हम लोग ये देखिए n-1 इंटू 5 इज इक्वल टू ये 78 हो गया, प्लस 3 है तो इधर हो जाएगा -3, यानी n-1 इज इक्वल इंटू 5 इज इक्वल टू हो गया 78 में 3 घटने से कितना हो जाता है 75। अब यहाँ से एक काम करिए n-1 इज इक्वल टू हो गया, देखिए यहाँ 75 बटे कितना हो जाएगा 5, 5 से कटाइएगा इसको तो कितना बार में कट जाएगा 15 बार में, तो यहाँ n-1 बराबर हो गया 15, तो n बराबर क्या हो गया 15 प्लस 1 यानी हो गया 16, यानी वो कौन सा कितने पदों का योग जो है कौन सा पद 78 होगा, तो इसका 16वां पद 78 होगा, यानी बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए
समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में, दो समरूप त्रिभुज है, उसके भुजाओं का अनुपात दिया है 4:9। इन त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो सिंपल बात है कि देखिए त्रिभुजों के एगो थ्योरम था, इसमें एगो थ्योरम था कि जैसे एरिया ऑफ जैसे ABC बटे एरिया ऑफ PQR ऐसा होता था। दो समरूप त्रिभुज यदि ABC और PQR हो तो इसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है था, यानी जैसे AB बटे PQ का स्क्वायर ऐसा होता था, और BC बटा QR का स्क्वायर, और बराबर होता था AC बटा PR का स्क्वायर, यानी भुजा का अनुपात का वर्ग के बराबर होता है। यानी ये क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पर समझिए अब बात को, दो समरूप त्रिभुज के भुजाएं दी गई है तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी इसके अनुपात का वर्ग, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। 16 16 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। तो यानी ये ऑप्शन सही हो गया। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है 20 नंबर हम लोग का। त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो कोण B होगा। इनमें से कोण B कितना होगा? 120 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 45 डिग्री। तो इसके लिए चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले। तो देखिए ये हो गया त्रिभुज ABC आपका, जिसमें AB देखिए 6√3 सेंटीमीटर है, BC है 6 सेंटीमीटर और AC कितना है 12 सेंटीमीटर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो ये बड़ी भुजा है, चलिए 12 का स्क्वायर करिएगा। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है 144। अभी दो भुजा जो बच गया, आप देखिए 6 का स्क्वायर करिए, इधर में आप 6√3 का भी स्क्वायर करिए। तो देखिए कितना हो जाता है 6 का स्क्वायर 36, और 6√3 का स्क्वायर जो हो जाएगा तो 6 6 36 गुना √3 का स्क्वायर 3, यानी हो जाएगा 36 और प्लस 36 गुना 3 करिएगा तो 108 हो जाता है, यानी 144 हो गया। अर्थात इसमें देख सकते हैं आप क्या हो रहा है कि AC का जो स्क्वायर किए थे जो 12 था, AC का स्क्वायर बराबर हो गया क्या BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर बराबर हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो विलोम था क्या था कि यदि किसी त्रिभुज में क्या हो, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो बड़ी पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है, यानी इसके वर्ग के बराबर हो गया इन दोनों के वर्गों का योग, यानी तो इसका सामने वाला जो कोण होगा वो समकोण होगा, यानी कोण B कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए कोण B 90 डिग्री होगा, तो 90 यहाँ हमको मिलता है C नंबर में। अगला क्वेश्चन जो है 21 नंबर, मूल बिंदु से बिंदु 3 4 की दूरी क्या है? देखिए दूरी कितनी होगी, मूल बिंदु से 3 4 की दूरी है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0, तो 0 0 से आपका जो है 3 4 इसकी दूरी निकालना है। तो देखिए ये 0 0 और ये 3 4, जिसको मतलब ये मूल बिंदु O कह दिए, यहाँ पर P जो है 3 4, इनके बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र याद होगा आप लोग को, ये हो जाएगा OP बराबर √ यहाँ पर हो जाता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चे यहाँ पर जो है ये x1 y1 के रूप में है, ये होता है x2 y2 के रूप में, ठीक है बच्चों। तो इसमें x2 - x1 यानी ये क्या होगा √ ये देखिए 3 - 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो देख सकते हैं 3 में 0 घटेगा तो 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 में 0 घटे तो 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो 16 9 कितना हो गया 25, और 25 का वर्गमूल 5, यानी OP का दूरी कितना हो गई 5 मात्रक। 5 मात्रक OP की दूरी कितनी हो गई 5 मात्रक, यानी C ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, देखिए बिंदु 2 5 और 4 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु 2 5 4 7, देखिएगा 2 5 और 4 7, ये दोनों को मिलाने वाले मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो याद करिए दोनों ये जो है मध्य बिंदु का निर्देशांक होता था, ये x का निकालने के लिए होता था x1 + x2/2 एंड y था y1 + y2/2। तो यहाँ x1 का वैल्यू आप देख सकते हैं 2 है, इधर कितना है 4, तो 2 जोड़ 4 कितना हो गया 6, आप बटे क्या हो जाएगा 2 से कटाइएगा तो हो जाएगा 3, यानी कितना हो जाएगा x का मान कितना आ रहा 3, ठीक है। फिर y बराबर जो हो जा रहा है देखिए y1 + y2, y1 के रूप में कितना है 5 और इधर है 7, 5 7 कितना हो गया 12, बटे हो जाएगा 2 से कटाइएगा 6 बार में, यानी क्या हो गया 3 6,
3 6 जो होगा मध्य बिंदु का निर्देशांक 3 और 6, तो 3 6 वाला ऑप्शन हम लोग का सही है। यानी कौन सा सही है? 22 नंबर में देख सकते हैं 3 6 वाला ऑप्शन जो है वो सी है, यानी ये हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाता है, देखिए यदि 2 sin A बराबर होता है sin 2A तो ए का मान क्या होगा? देखिए बच्चों, ए का मान, ये एक कोण होता है, ठीक है ना, तो ए का मान क्या होगा? देखिए साइन, और आप यदि ए का मान 30 बैठेगा तो साइन 30 डिग्री, इसका मान कुछ अलग हो जाएगा। यहाँ पर इस जो सी ऑप्शन से है ना, यही सही होगा, क्योंकि ये साइन देखिएगा साइन 0, ये होगा साइन 0, ये का मान 0 बैठा था साइन 0, तो साइन 0 का मान 0, 0 गुना 2 0। अब इस पर आइए, तो साइन और 2 गुना ए का मान यदि हम 0 बैठेंगे तो 2 गुना 0 यानी 0, साइन 0 बराबर फिर से 0 ही हो जाएगा, यानी क्या हो गया? सी नंबर ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, कॉस 48 माइनस साइन 42 का मान क्या होगा? कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, आप इसको लिख सकते हैं कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों कॉस 48 डिग्री और माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 48 डिग्री। तो कॉस 48 और कॉस 48 कट गया, यानी क्या हो गया? 0, ठीक है। तो यानी यहाँ पर 24 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? देखिए 24 का, यानी आंसर हम लोग का 0 आया, तो ये बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, साइन ए बराबर दिया है 3/5। देखिए साइन ए बराबर दिया है 3/5, और तो कॉस ए का मान पूछ रहा है, और हम लोग को निकालना क्या है? कॉस ए। कॉस ए, साइन ए का मान दिया है, कॉस ए निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए साइन ए का फॉर्मूला होता था साइन ए बराबर P/H। तो ये जो है इसको हम लोग मान लेते हैं 3K और इसको मान लेंगे 5K। अब K जो है मान लीजिए यदि कट जाएगा तो 3/5 है, तो K मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो क्या हो गया? तो P का वैल्यू कितना हो गया? 3K, एंड H का जो मान हो जाएगा वो कितना हो गया? 5K। अब यहाँ पर हम लोग को कॉस निकालना है, तो कॉस का फॉर्मूला होता था B/H। चूँकि हमको B का मान मालूम नहीं है इसलिए पहले B निकालना होगा, इसलिए B बराबर √H² माइनस P², यानी कितना हो जाएगा? H का मान हो जाएगा 5K, इसका करिएगा स्क्वायर, और P का मान जो हो रहा है देखिए यहाँ पर 3K, यहाँ पर इसका स्क्वायर करिएगा तो 5 का स्क्वायर 25K स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 9K स्क्वायर। तो यहाँ से 25K स्क्वायर में 9K स्क्वायर घटाइएगा तो हो गया 16K स्क्वायर, यानी इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो 4K हो जाएगा। ये किसका मान दिया? B का मान। यदि B हो गया तो हम लोग को निकालना cos B। तो cos B का फॉर्मूला जो आपको देखिए अभी B/H, तो B का मान अभी निकाले हम लोग, जैसे 4K और बटा H का मान कितना हो रहा है? 5K। यदि K कैंसिल कर दिया जाए तो B/H का जो वैल्यू हो जाएगा वो 4/5। तो देखिए ये इसका जो cos A का वैल्यू आया 4/5, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? 25 का B ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 26 नंबर, इसमें धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए धरती पर एक मीनार जो है ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो देखिए इसका फिगर इसको ऐसे समझते हैं। देखिए ये आपका हो गया कि ये जो है मीनार है और यह ऊर्ध्वाधर खड़ी है, और धरती पर ही एक बिंदु है यहाँ पर। इस बिंदु से जो कि इस मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर की दूरी पर है? 15 मीटर की दूरी पर। ये दूरी है 15 मीटर, ठीक है बच्चों। आगे यहाँ पर इस बिंदु से इसका जो शिखर का उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री। मान लेते हैं यह A है, यह B है और यह C है, तो ये भी एक मीनार हो गया, और साथ साथ ये C एक बिंदु है जो कि मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। अब यहाँ से जब इसको देखता है तो ये उन्नयन कोण कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है। अब हमको क्या ज्ञात करनी है? मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। देखिए तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो समकोण त्रिभुज बन गया, तो इसमें से ये वाला हम लोग को निकालना है, और ये जो है आधार आप जानते हैं, आधार जानते हैं और लंब नहीं मालूम आ रहा है ना, तो इसको निकालते हैं हम लोग। देखिए तो यह देखिए थीटा का वैल्यू कितना हो रहा है? थीटा का मान है यहाँ पर 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए यदि आपको लंब और आधार का रिलेशन चाहिए तो इसमें आपको लेना होगा tan। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार।
यानी P/B। लंब बटे आधार होता है तो यहाँ tan कितना डिग्री लिया जाएगा, थीटा का मान है 60 डिग्री, और लंब बटे आधार, लंब के रूप में कौन है यहाँ पर, h है, ये जो देख रहे हैं h मान है इसको, और ये जो है क्या कहते हैं आधार, आधार क्या है BC यानी 15, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, अब बराबर इधर हो गया h/15, ये मीटर में है। तो इसके नीचे एक मान सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h बराबर हो गया 15 गुना √3 यानी हो गया 15√3 मीटर। ये क्या हो गई, मीनार की ऊंचाई h। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है 26 नंबर में, 26 नंबर देखिए 15√3, ये बी ऑप्शन सही है। देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है 27 नंबर का, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q जो है समकोण है, PQ 3 सेंटीमीटर और PR जो है 6 सेंटीमीटर हो, तो कोण QPR का मान क्या होगा, QPR। तो चलिए इसको एक फिगर से समझते हैं पहले। देखिए PQ है आपका 3 सेंटीमीटर है और PR है 6 सेंटीमीटर, साथ ही साथ कह दिया है कि कोण Q जो है वो 90 डिग्री है, यानी Q जो होगा यहाँ पर होगा यानी 90 डिग्री है। और फिर क्या बात कह दिया था कि PQ 3 सेंटीमीटर, PQ कितना है 3 सेंटीमीटर, PR है 6 सेंटीमीटर, इतना हो गया। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है, ये P का मान, ठीक है बच्चों, ये P का मान निकालना है। तो P का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए इसमें जो है ये जब P के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो ये इसका हो जाता है B, यानी संलग्न भुजा है, और ये जो हो गया उसका सबसे बड़ी भुजा आती है कर्ण हो गई। तो संलग्न भुजा और कर्ण, यानी इसको संलग्न भुजा को आधार भी कहा जाता था। तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं cos P, तो cos P बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, PQ बटे हो जाएगा PR, यानी आधार बटे कर्ण, यानी कितना हो जाएगा cos P बराबर PQ का वैल्यू आप देख सकते हैं, PQ का वैल्यू कितना है 3, अब बटे PR का वैल्यू कितना हो जाता है 6, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, यानी cos P बराबर हो जाता है 1/2। तो आपको याद रखनी है cos, अब P कितना डिग्री लिया जाएगा, cos कितना का मान 1/2 होता है, तो याद रखना चाहिए cos 60 का मान 1/2 होता है, अर्थात P बराबर कितना हो जाएगा, यानी ऐसा समझ लिया जाए cos P, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, cos 60 डिग्री लिख सकते हैं, यानी P का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री। तो चलिए देखिए 60 डिग्री होगा ये P का मान, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं होती है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई क्या है। चलिए आइए हम इसको एक फिगर द्वारा समझते हैं। तो देखिए हम लोग ये 29 नंबर प्रश्न का एक फिगर फिर से समझिए क्वेश्चन को। 29 नंबर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, देखिए त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि PQ केंद्र O से जाने वाली एक वृत्त में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर है 12 सेंटीमीटर, यानी O से Q बराबर है 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसमें कि PQ की लंबाई क्या होगी, ये PQ क्या होगी, ये निकालना है। तो देखिए बच्चों, जब ये त्रिज्या है वो है त्रिज्या ना, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमेशा लंब होती है, स्पर्श बिंदु से जो जाने वाली त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अर्थात यहाँ कितना डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री, और OQ जो देख रहे हैं वो तो वैल्यू दिया आपको 12 सेंटीमीटर, फिर यह लंब दे दिया है, यानी आपको यही निकालना है। तो यह समकोण त्रिभुज बन गया। तो इस तरह से PQ का जो वैल्यू हो जाएगा वो अंडर रूट क्या हो जाएगा, जैसे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो कर्ण यानी कितना हो गया 12 का स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 में 25 घटाइएगा तो 119, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। देखिए 30वां नंबर प्रश्न है, यदि TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री, तो कोण PTQ बराबर है, इसमें से किसके बराबर होगा।
तो चलते हैं इसको एक फिगर से समझते हैं। देखिए टी पी और टी क्यू क्या है, केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा। तो चलिए एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं जो कि टी से जा रही हो, टी से खींचा गया दो स्पर्श रेखाएं हैं टी पी और टी क्यू। तो देखिए ये रहा, जैसे बिंदु टी से खींचा गया है दो स्पर्श रेखा, टी पी है और टी क्यू है। अब क्या कहता है पी ओ क्यू कितना डिग्री है, 110 डिग्री। और आपको निकालना क्या है, देखिए निकालना है आपको पी टी क्यू, ज्ञात करना है पी टी क्यू। तो चलिए देखिए पी टी क्यू यानी ये वाला हम लोग को निकालना है। तो हम यहाँ एक बात तभी अभी बताए कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी यहाँ 90 डिग्री बन रही है और साथ ही साथ इस प्रकार यहाँ पे 90 डिग्री बनती है। और आप देख सकते हैं जैसे ओ क्यू टी पी एक प्रकार से चतुर्भुज है। तो यदि ये 90 कितना हो गया, 180 हो गया, 180 तभी दोनों में 180 पूरना चाहिए। तो ऐसे में 180 पूराइए, 110 इधर होइएगा तो इधर कितना होना चाहिए, 70 डिग्री होना चाहिए। तो यानी 70 ऑप्शन सही होगा। तो 30 का कौन सा, बी नंबर सही हो गया। देखिए 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए त्रिज्या थीटा का मान है 60 डिग्री, आर का मान जो है 14 सेंटीमीटर। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर इसका सूत्र होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान बैठाइए, थीटा का मान देखिए 60 डिग्री, अब बटे हो जाएगा 360 डिग्री, और गुना पाई का मान बैठाइएगा 22/7, आर का स्क्वायर करिएगा यानी 14 गुना 14 करिएगा। तो 7 से कटा दीजिए, 7 दूनी 14, अब यहाँ 0 0 कट गया, 6 इकाई 6, 6 छके 36 ऐसा हो गया। अब यहाँ से कर सकते हैं 2 इकाई 2, 2 2 तिया 6, अब यहाँ गुना कर दीजिएगा 22 गुना इधर 14 बचता है, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 2 30 यानी 308/3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आता है 32 नंबर। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री है निम्नलिखित है। तो अभी जैसे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर करें, वही मतलब है जैसे पी बटा 360 और पाई आर स्क्वायर, ये ऑप्शन सही होगा। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। एक वृत्त का त्रिज्या देखिए 19 सेंटीमीटर, दूसरा वृत्त का त्रिज्या जो है 9 सेंटीमीटर है, दो एक तो बड़ा एक तो छोटा है। अब एक ऐसा वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि जो है ये वाले वृत्त का परिधि और ये जो 9 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसका परिधि के योग के बराबर है। अर्थात बात ऐसा है कि एक बड़ा वृत्त है, ये बड़ा वृत्त का परिधि कितना है, 2 गो छोटा छोटा है ना, जिसका ये इसका आर जो मान लीजिए R1 जो है आपका वो है 19 सेंटीमीटर का है, यानी यहाँ वाला, और ये छोटा सा जो है ये इसका आपका मान लीजिए ये R2 है, ये आपका है 9 सेंटीमीटर ये। अब ये बड़ा वृत्त का हमको त्रिज्या निकालना है, बड़ा वृत्त का त्रिज्या निकालना है, लेकिन कंडीशन क्या बता दिया है, ये बड़े वृत्त का जो परिधि होगा ना ये दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर होगा। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या को चले हम लोग आर मानते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका परिधि का सूत्र बैठाइए, जैसे वृत्त की परिधि का होता है 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर, इसके लिए आर हम लोग बड़ी आर ले रहे हैं, बराबर क्या हो जाएगा। अब इसके लिए देखेंगे तो 2 पाई R1 हो जाएगा, आर प्लस ये दोनों के परिधियों के योग के बराबर है, यानी 2 पाई R2 हो जाएगा। तो इसमें से हम देख सकते हैं जैसे यहाँ 2 पाई R हो गया बराबर यहाँ 2 पाई और 2 पाई दोनों कॉमन हो जाएगा, तो यानी हो गया R1 प्लस R2। तो यहाँ से देख सकते हैं ये 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो गया, यानी R इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2, यानी R बराबर हो गया R1 का मान देख सकते हैं यहाँ पर कितना था 19 और प्लस R2 का मान कितना था 9, 19 और 9 कितना हो गया 28, यानी 28 सेंटीमीटर। ये बड़ी वृत्त की जो परिधि हो त्रिज्या होगी वो कितनी हो गई 28 सेंटीमीटर। तो देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 28 सेंटीमीटर, यानी 33 का ये बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। यानी एक ये जो बनेगा देखिए इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना जो ऊंचा है, इससे एक घनाभ बनेगा। और घनाभ में जो सबसे बड़ा जो बांस रखा जा सकता है वो एक घनाभ का विकर्ण कहलाता है। तो घनाभ का विकर्ण यानी घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला जो होता है बच्चों ये होता है L स्क्वायर √L² प्लस B² प्लस H²। तो देखिएगा यहाँ पर L का स्क्वायर करिए, L कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, अच्छा प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है 81 और 8 का स्क्वायर हो जाता है 64।
चलिए देखिए 4 1 5 4 9 और उसको देखिए 4 8 12 12 6 18 18 के 8 हासिल 1 1 1 2 यानी 289 289 का वर्गमूल कितना हो जाता है 17। तो ये देखिए 17 यानी कौन सा ऑप्शन सही है 34 का बी। देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है 35 नंबर में। क्या है कि एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए तिर्यक ऊंचाई निकालने बोला एल का मान। तो चलिए इसको एक फिगर बनाते हैं तब समझ में आ जाएगा बढ़िया से। 35 नंबर देखिए एक फिगर हो गया जिसमें ऊंचाई कितना दिया गया था 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, आधार का व्यास है 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो हमको एल निकालना, ये तिर्यक ऊंचाई यानी ये एल निकालना है। तो एल के लिए फॉर्मूला था, तो देखिए एल बराबर होता है √h² प्लस r²। तो h² प्लस r²। तो देखिए h का वैल्यू यानी 12 का स्क्वायर और प्लस r²। जैसे देखिए d का मान दिया 10 तो आपको r निकालना पड़ेगा, तो 10 बटे हो जाता है 2 यानी कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 यानी 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का स्क्वायर करिएगा तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो 144 और 25 कितना हो गया 169। 169 का वर्गमूल 13 यानी एल ये जो एल निकला वो कितना हुआ 13 सेंटीमीटर। तो देखिए 13 सेंटीमीटर ऑप्शन सही है हम लोग का, 13 सेंटीमीटर यानी ए। 35 का ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है देखिए 36 नंबर। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। बच्चा लोग जो खेलता है मिट्टी से ये मॉडल बनाने के लिए, तो ऊंचाई है कितना 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। इससे एक शंकु बनाया गया। अब क्या करता है, एक बच्चा जो आया उसको तोड़ दिया, समझा ना, और उसके बाद उससे एक गोला बना दिया, उसी को एक गोला बना दिया। अब क्या हो गया, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि देखिए जो मिट्टी से शंकु बना था वही मिट्टी से क्या बन रहा है, गोला भी बन रहा है। यानी जितनी मिट्टी पहले थी बाद में भी वो मिट्टी उतनी ही है, अर्थात दोनों जो है दोनों आकृति में आयतन क्या होगा बराबर होगा। यानी जितना गोला का होगा उतना ही शंकु का होगा। यानी शंकु में जितना मिट्टी था गोला में उतनी है, अर्थात गोले का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन। तो देखिए यानी गोले का जो आयतन हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो शंकु के आयतन के बराबर हो गया। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो चलिए देखिए हम लोग को निकालना क्या है, गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या ज्ञात करते हैं। तो मान लेते हैं गोले की त्रिज्या जो है r है, बड़ी r लेते हैं। मान लेते हैं गोले की त्रिज्या क्या है, देखिए गोले की त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है r है, r है। और ये शंकु जो बना हुआ है इसका तो आपको त्रिज्या भी दी गई है और साथ साथ ऊंचाई भी दी गई है। ऊंचाई कितनी दी गई है, ये आपका है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो है त्रिज्या है आपका 6 सेंटीमीटर, ये आपका है कितना 6 सेंटीमीटर। देखिए 24 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, यानी दोनों कंडीशन में क्या होना चाहिए, क्या बराबर होगा दोनों में। जो मिट्टी देखिए यही मिट्टी को तोड़ करके ऐसा बना दिया गया है ना, तो ये इसका आयतन जितना है गोला का भी आयतन उतना ही होगा। तो हम लोग सूत्र बैठाएंगे, देखिए क्या होगा 4/3 पाई और ये बड़ी आर इसका क्यूब होगा 4/3 पाई आर क्यूब बराबर होगा। इसके लिए होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए यहाँ से 3 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ का पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचता आपका 4 और आर क्यूब बराबर हो गया इधर में आर स्क्वायर और एच, यही बच गया अपने पास। तो चलिए देखिए आर का क्यूब करिएगा अब बराबर आर स्क्वायर एच, यानी आर का स्क्वायर, आर देखिए कितना है 6 है, तो क्या करेंगे आप 6 का स्क्वायर करिएगा और गुना एच का मान कितना है 24 है और बटे होगा। देखिए ये 4 जो गुना में है इधर लिखेंगे तो नीचे आ जाएगा 4, तो 4 से कटेगा ये 24, तो 4 6 24 यानी क्या हो गया आर का क्यूब। और ये देखिए 6 का स्क्वायर था ये और गुना 1 6 हो गया, यानी 6 का क्यूब। देन आर का मान क्या हो गया आपका 6, अर्थात गोले की त्रिज्या कितनी हो गई, गोले की जो त्रिज्या हो गई वो कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर की। तो 6 सेंटीमीटर ऑप्शन देखिए सही है होगा हम लोग का, यानी सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो इसमें देखिएगा 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य, यानी बी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन वर्ग अंतराल एवं संचय बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को
क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है तोरण, है ना। वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं, तोरण। कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो याद रखिएगा कोई भी घटना जैसे पी होता है ना, तो इसका मान कितना होता है, या तो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, परंतु 1 से छोटा होगा या बराबर होगा। जो भी प्रायिकता मान लीजिए जो भी यहाँ पर नंबर्स होंगे जो कि इन दोनों के बीच में नहीं होगा वो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। यानी देखिए प्रायिकता कभी निगेटिव तो हो नहीं सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती। यहाँ पर ये दिया है निगेटिव में, माइनस में दिया, इसलिए यह नहीं हो सकती है। यही सवाल पूछा कि कौन सा नहीं हो सकती है। अगला देखिए 40 नंबर और अंतिम प्रश्न है ये, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। देखिए जैसे PE बराबर आपको दिया है 0.05 और आपको पूछा PE नहीं मतलब PE डैश, तो PE डैश का फॉर्मूला होता है क्या, 1 माइनस PE, 1 माइनस PE यानी 1 माइनस 0.05। इसमें जब माइनस करिएगा तो कितना हो जाता है 0.95। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, देखिए 0.95 यानी 40 का C। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये जो मॉडल सेट हमने समझाने का प्रयास किया आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझे होंगे, और आशा करता हूँ कि आप लोग लगातार बने रहें इस चैनल के साथ, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वंदे मातरम।